हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये है बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट पर। यस, बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988। अ वेरी 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 नाइस एक्ट, अ वेरी सिंपल एक्ट फ्रॉम समझने के पर्सपेक्टिव से भी, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी, एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से भी। ये पर्टिकुलर एक्ट बहुत छोटा है और हम इस पर्टिकुलर एक्ट को मैं पूरी तरह से इन डिटेल मॉड्यूल के ही एकदम लाइन में मॉड्यूल का ही पूरा कंटेंट हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। हम इस पर्टिकुलर एक्ट में दो वीडियोस बनाने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, part 1 will have all the introduction, all the definitions, what the act is all about, what is the history, when was the amendment and everything. And part 2 will be कि अगर बेनामी प्रॉपर्टी अगर अथॉरिटी के नजर में आ जाती है तो फिर वो क्या करेंगे, what is the whole procedure, be it confiscation, be it adjudication, be it inquiry, sending the notice, everything will be in part 2. तो हम लोग इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर एक्ट को दो वीडियोस में करेंगे। आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो है पार्ट 1। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? चलिए तो लेट अस स्टार्ट। मैं शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए, सीएस, सीएमए के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के काफी सारे चैप्टर्स पर वीडियोस अपलोड करे हैं। It's been hardly 8 to 9 months that we have started, and I would like to thank all our subscribers which have supported us tremendously. That we अभी तक हमें 1 year भी नहीं हुआ है हमारे YouTube चैनल को, and we have crossed approx 2,900 subscribers. So I just want to thank each and every one of you for giving that much of support, and कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बताते हैं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। सो थैंक यू। जस्ट मुझे ऐसा लगा कि आई शुड से बिकॉज वी जस्ट क्रॉस्ड 2,900 एंड आई थॉट टू एक तरह से मेरी तरफ से एक अप्रिसिएशन होना चाहिए। सो थैंक यू वंस अगेन एंड वी आर ऑलवेज वेलकम फॉर एनी सजेशंस दैट यू हैव। अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो प्लीज हमें बताइए एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। राइट? श्योर अबाउट दिस? So, let us start. बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 का हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये पार्ट 1 है। चलिए ना, सबसे पहले इफ यू सी द वर्ड बेनामी, सो दिस इज अ पर्शियन वर्ड एंड बेनामी का मतलब है नो नेम और यू कैन से विदाउट नेम, जिसका कोई नाम नहीं होता, इसे हम कहते हैं बेनामी। राइट? या उसका नाम ना हो, नाम नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? बेनामी। अब ये एक्ट अगर हम प्रिसाइजली डेट और मंथ के साथ देखें तो दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 19th May 88 when it was applicable to whole of India except the Jammu and Kashmir. राइट? और ये एक्ट स्पेसिफिकली आया था टू प्रोहिबिट ऑल बेनामी ट्रांजैक्शंस, और अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नजर में आती है तो उसे कॉन्फिस्केट करने का पावर्स इस एक्ट के तहत दिया गया था गवर्नमेंट को। मैं आपको यह भी बता दूं, ये एक्ट के रिलेटेड एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ऑन 13th May 2015 बाय द लेट मिस्टर अरुण जेटली, अ वेरी नाइस पर्सन, अ वेरी नाइस, very knowledgeable person, and president gave its assent on 10th of August 2016, and that bill made lot of amendments to the Benami Transaction Prohibition Act 1988. This amended act has come into force from 1st April 2016. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो विद इन 2 minutes आई गेव यू द कंप्लीट इंट्रोडक्शन कि एक्ट ऐसे स्पेसिफिकली कौन से डेट पर इंट्रोड्यूस हुआ था, किसके लिए एप्लीकेबल था, क्या इसके मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या इसमें कभी अमेंडमेंट आया है तो वो बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किससे करवाया गया था, प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट कब दी, और ये अमेंडेड एक्ट विथ इफेक्ट कब से है।
आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? एवरीबडी, आई वुड रिकमेंड, अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, यहीं पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्रॉपरली कहीं पर शॉर्ट में एक चार्ट बना लीजिए। ये एक इतना छोटा एक्ट है कि हम लोग इसको एग्जाम टाइम पे आराम से 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं। सो टेक अ मिडिल पेज, मेक अ प्रॉपर चार्ट। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से एक बार बता दूं, बेनामी का इट्स अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स नो नेम, came into the force on 19th of May 88, applicable to whole of India except Jammu and Kashmir, and it act had an objective to prevent, to एक तरह से prohibit benami transactions, and if there are some, then there will be a confiscation of benami properties. The act was amended with a bill introduced by the late Mr. Arun Jaitley in Lok Sabha on 13th May, and the President gave its assent on 10th of August 2016. This particular bill amended the act, and the amended act has come into force from 1st April 2016. Is this clear, everybody? अब ये बिल की ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले ये बिल का ऑब्जेक्टिव है टू अमेंड द डेफिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। क्या डेफिनेशन हो गई है हम आगे देखेंगे, बट सबसे पहले इस डेफिनेशन का जो स्कोप है, जो एम्बिट है, इसे बड़ा करना था, और इसीलिए ये पर्टिकुलर एक्ट आई है। सेकंड, टू एस्टैब्लिश ऑल द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल टू डील विथ बेनामी ट्रांजैक्शन। हम आगे देखेंगे कि इस पर्टिकुलर बिल के तहत स्पेशल कोर्ट्स हैव बीन सेट अप टू स्पेसिफिकली लुक इनटू बेनामी ट्रांजैक्शंस। वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपीलेट ट्राइब्यूनल हैज बीन मेड, सो दैट अगर गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्वायरी जो इनिशिएट करता है उसको, या हमें कहीं पर भी कोई भी डिसीजन में दिक्कत हो तो हम अपील कर सके। और थर्ड, स्पेसिफाइंग द पेनल्टी इफ इट इज प्रूव दैट देयर वाज अ बेनामी ट्रांजैक्शन बाय अ कंसर्न पर्सन, राइट। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थे, डेफिनेशन का स्कोप बढ़ाना, वेरियस कोर्ट्स, वेरियस ऑफिसर्स, वेरियस अथॉरिटीज को पावर देना, अपॉइंट करना, और थर्ड, पेनल्टी सेट करना। क्लियर है? अब सो द बेनामी ट्रांजैक्शन was there to prohibit Benami transactions, that is, and the right to recover property which was held as Benami. So इसमें 4 points अगर आप देखेंगे, all the properties which were Benami will be acquired by the authority. Yes, that is the first point. Please make a note of this. अगर कहीं पकड़े गए बेनामी प्रॉपर्टी रखते हुए तो अथॉरिटी आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी, ऑब्वियसली आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है हम आगे देखने वाले हैं पार्ट 2 में। सेकेंड, नो अमाउंट शैल बी पेबल फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली आपको लगता है कि ओके गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी लेकर जाएगी, लेके जा, पैसे तो दे, पागल है, कॉन्फिस्केशन किसको कहेंगे, वो कोई पैसे नहीं देने वाले हैं। सो अगर वो आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेती है, कॉन्फिस्केट कर लेती है, तो उसके आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले। थर्ड, अगर प्रॉपर्टी परचेज की गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, हो सकता है वो प्रॉपर्टी उसने अपनी वाइफ के नाम ली हो या अनमैरिड डॉटर के नाम ली हो, और उनके ही बेनिफिट के लिए है, वो साथ में ही रहते हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, इसे बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। इसे बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड, माय डैड, उनका बिजनेस है, माय मदर इज अ housewife. Now, even though she is an housewife, my dad had purchased 2 flats, one in his own name and one in the name of my mother. तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मेरे फादर ने बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी है, जहां पर पैसे उन्होंने दिए लेकिन प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो कोई और है? बिल्कुल भी नहीं। तो रूल कहता है ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन अपने जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम से एक तो अपनी वाइफ के या अनमैरिड डॉटर के नाम पर प्रॉपर्टी ले सकता है, और वो उनके ही बेनिफिट का है। हो सकता है वो वहां पर रहते हो सकता है साथ में रहते हो। इसे बेनामी ट्रांजैक्शन का नाम नहीं दिया जाएगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। हम आगे एक्सेप्शन में भी इसको देखने वाले हैं। द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी आर रजिस्टर्ड ओनर अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, और पार्टिसिपेंट एज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी विल नॉट बी अ बेनामी ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली मैंने डिपॉजिटरी एक्ट पर पहले ही यूट्यूब पर
वीडियो अपलोड कर दिया है। किसी को अगर लगता है कि हमें डिपॉजिटरीज एक्ट देखना है, आप देख सकते हैं। डिपॉजिटरी एक्ट में हमने देखा है कि जो शेयर्स होते हैं वो एनएसडीएल और सीडीएसएल जो हमारी डिपॉजिटरीज है उनके नाम पर होता है, यस और नो। लेकिन उसके बेनिफिशियल ओनर वो थोड़ी होते हैं, उसके बेनिफिशियल ओनर तो हम होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर उसने क्लियरली कह दिया कि डिपॉजिटरी में तो ये सबको पता है कि द रजिस्टर्ड ओनर्स आर द एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, वेर इज द बेनिफिशियल ओनर्स हम है, तो इसमें कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। क्लियर है एवरीबॉडी? श्योर अबाउट दिस? आई होप एकदम क्लियर हो रहा है ये सारी बातें। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं कि भाई क्या फीचर्स है इस पर्टिकुलर एक्ट के, व्हाट आर द फीचर्स, तो हम लोग एक एक फीचर्स करके देखेंगे। सबसे पहले यहां पर बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, जिससे जो भी एक्सक्लूजन्स हो वो सही से पता चले। जैसे हमने अभी पीछे देखा कि भाई इफ यू हैव परचेज द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वाइफ और अनमैरिड डॉटर तो इट विल नॉट बी अ बेनामी ट्रांजैक्शन। तो ये सब बताया गया है एक्ट में। सेकेंड, इट ऑल्सो स्टेट्स यू व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे अगर आपने बेनामी ट्रांजैक्शन किया तो? यस, आपको ये एक्ट बताएगा कि सिविल कोर्ट के पास क्या पावर है, आपको ये एक्ट बताएगा कि अथॉरिटीज के बाद क्या पावर है। थर्ड, ये एक्ट आपको प्रोसीजर भी बताएगा कि कैसे आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, क्या पेनल्टी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये पूरा आपको ये एक्ट बताएगा। फोर्थ, अगर आप देखेंगे तो ये एक्ट आपको बहुत सारे मिसलेनियस हम देखेंगे प्रोविजंस बताएगा कि आपके ऊपर नोटिस कैसे सर्व होगी, किसको नोटिस दी जाएगी। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके रिलेटेड क्या रूल्स है बनाने के, क्या नहीं है। फिफ्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ, जैसे मैंने आपको अभी पीछे 10 मिनट पहले कहा, कोर्ट्स स्पेसिफिक बने गए हैं, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं ये पर्पस के लिए। तो वो सेटअप क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब बताया जाएगा। सिक्स्थ कहता है अगर आपने कभी भी इंक्वायरी में कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट या झूठ बात करी हो तो आप पे ऊपर क्या पेनल्टी आएगी वो आ जाएगा। सेवेंथ, इट प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट, और अगर कल जाकर आप उनके डिसीजन से खुश ना है तो अपील कैसे होगी, अपील किधर होगी, कितने समय में होगी, ये भी हमें एक्ट बताएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कल जाकर हमें कोई पूछता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल एंड इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि दीज आर 7 क्लियर कट फीचर्स कि ये एक्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इस एक्ट में क्या लिखा है, इस एक्ट में क्या बताया गया है। आपको हर प्रोसेस, हर प्रोसीजर, हर नोटिस, हर पेनल्टी के बारे में बताया जाएगा। आपको इस पर्टिकुलर एक्ट में काफी सारी चीजों का डेफिनेशन दिया हुआ है जिससे कोई भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और लोग ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले 2 बार 4 बार 100 बार सोचें। इज दिस क्लियर एवरीबडी? अब अगर आप समझेंगे इस एक्ट में आगे बढ़ने से पहले तो हमें 12 डेफिनेशंस पर फोकस देना है। यस, 12 डेफिनेशंस हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अभी अगली 15 मिनट में। ये 12 डेफिनेशंस अगर हमें एक बार समझ में आ जाए तो फिर हमारा पार्ट 2 जो होगा वो बहुत सरल और बहुत सिंपल तरीके से हम खत्म कर पाएंगे। आशा है यहां तक अगर किसी को लगता है कि बुक्स में अपने चार्ट बनाना है, नोट्स बनाना है, तो वो यहीं पर पॉज करें, रिवर्स जाएं और अपना प्रॉपर चार्ट बना ले कि भाई फीचर्स में क्या क्या चीजें आती है, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, बेनामी ट्रांजैक्शन किधर माना जाएगा किधर नहीं माना जाएगा, अमेंडमेंट बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था, डेट्स क्या थी। यहां तक मैं आपको कहूंगा 15 मिनट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सारी ही स्लाइड्स अपने बुक में बना लें, एक बड़ा सा चार्ट बना लें। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये बहुत सिंपल चैप्टर है और एंड मोमेंट पर आप 30 मिनट्स में से रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो अगर आप देखेंगे डेफिनेशंस हम देखें, सबसे पहले एक वर्ड यूज होगा अटैचमेंट। अब ये बहुत बार हम सुनते हैं ऐसा कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी अटैच कर दी। अटैच कर दी मतलब एक तरह से दे प्रोहिबिट कि आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप इसको दूसरे कोई फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिस्पोजिशन का मतलब एक तरह से स्वैप नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी की मूवमेंट नहीं हो सकती इन केस कंसिडरिंग इफ इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो रूल कहता है अटैचमेंट का मतलब जब तक आपको कोई ऑर्डर, आदेश नहीं मिलता, परमिशन नहीं मिलता, आप उस प्रॉपर्टी को
ना ट्रांसफर कर सकते हो, ना कन्वर्ट कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो, ना स्वैप कर सकते हो, ना मूव कर सकते हो, राइट? श्योर अबाउट दिस? इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन को हम कहेंगे द प्रॉपर्टी इज अटैच्ड। क्लियर है? अब बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब क्या? बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सो ऐसी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। क्या बोला मैंने? ऐसी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, एंड नॉट ओनली द प्रॉपर्टी, इट कैन इवन बी द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी से आए हुए पैसे भी इसकी डेफिनेशन के अंदर कवर कर दिए गए हैं। सो हो सकता है आपकी बेनामी प्रॉपर्टी और उससे अगर आपने कोई पैसे कमाए तो वो भी यहां पर कवर है। सो इट इज नॉट ओनली द बेनामी प्रॉपर्टी बट ऑल्सो द यूज ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एंड अर्निंग मनी, अर्निंग प्रोसीड्स। अब आप कहेंगे सर एनी प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, तो बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है? हाँ तो भाई वही तो थर्ड डेफिनेशन है। तो बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब यहां पर बड़ा सिंपल है, वो कहता है जब प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू और इज हेल्ड बाय अ पर्सन, लेट अस से मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए के पास प्रॉपर्टी है एंड द कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन पेड बाय अनदर पर्सन, लेट अस से मिस्टर बी। इसका मतलब प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? ए के नाम पर, लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए पैसे किसने पे किए हैं? बी ने पैसे पे किए। रूल कहता है एंड द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर इमीडिएट और फ्यूचर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन, मतलब बी। इन शॉर्ट यहां पर अगर आप देखेंगे, डायग्राम से ही पूरा बता दूं, क्लियर हो जाएगा। बात इतनी सिंपल है, सारी एनिमेशन के द्वारा बता रहा हूं कि होगा ये कि प्रॉपर्टी जो है वो ए के नाम पे होगी, जिसे हम बेनामीदार कहेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी ए की नहीं है एक्चुअली। ए जो है वो तो बस बी के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करे बैठा है, पैसे बी ने दिए हैं। मतलब ऐसा हो गया, लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरा एक स्टाफ है राहुल नाम का, जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करता है। हो सकता है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, पैसे भी मैंने दिए, लेकिन प्रॉपर्टी मैंने राहुल के नाम करवाई, तो यहां पर बेनामीदार इज राहुल। आर यू गेटिंग दिस? और बेनिफिशियल ओनर मैं हूं, क्योंकि अल्टीमेट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का फायदा तो मुझे ही होगा। उस प्रॉपर्टी का कल जाकर जो भी मुझे बेनिफिट मिलेगा वो मुझे मिलेगा। यहां पर सिर्फ नाम मैंने राहुल का डाला, यहां पर जो नाम है वो सिर्फ मिस्टर ए का है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स का फायदा कौन लेगा? बी। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? ये डायग्राम ही अपने आप में क्लियर कट बताता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन होता क्या है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं हम लोग देख लेंगे। जैसा पहला, अ कर्ता और अ मेंबर ऑफ एचयूएफ। अब लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरा नाम विवेक धर्मशी है, तो मेरा भी विवेक धर्मशी एचयूएफ बोलकर एक मैंने पैन नंबर लिया हुआ है, एक सेपरेट विवेक एचयूएफ पे बिजनेस है। अब विवेक धर्मशी एचयूएफ का कर्ता है विवेक धर्मशी, तो हो सकता है कि मैंने मेरी सोर्स ऑफ इनकम से प्रॉपर्टी ली हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है इट हैज बीन टेकन इन द नेम ऑफ विवेक धर्मशी एचयूएफ, सो दैट प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स इन द फैमिली एंड द कंसिडरेशन फॉर सच हैज बीन प्रोवाइडेड आउट ऑफ द नोन सोर्सेज ऑफ एचयूएफ। सो ऑब्वियसली इफ एचयूएफ से पैसे दिए गए एंड द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, then it is an exception. It cannot be considered as if it's a Benami property. Second, it can also happen that a person is standing in a fiduciary capacity for the benefit of another towards whom he stands in such capacity. एग्जाम्पल के तौर पे अ ट्रस्टी, अ एग्जीक्यूटर, पार्टनर, डायरेक्टर और अ डिपॉजिटरी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सच में सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर ऑब्वियसली प्रॉपर्टी किसी और की होती है, लेकिन दे स्टैंड इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी का क्या रिलेशन या कैपेसिटी का मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है प्रॉपर्टी संभालना, प्रॉपर्टी को मैनेज करना, लेकिन इसका जो फायदा, इसका जो बेनिफिशियल ओनर है वो कोई और होगा। सो जैसे ट्रस्ट है, उसका ट्रस्टी होता है, एग्जीक्यूटर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है। ये सारे ही एग्जांपल्स आप क्लियर देख पा रहे हैं कि दीज आर नॉट एग्जांपल्स ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? द थर्ड इज व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय
any person being an individual in the name of his spouse or in the name of child of such individual, and the consideration for such property are paid out of the known sources of individual. Clear है? Sure about this? पक्का? ये हमने पीछे ही देख लिया था एक्सेप्शन में. The fourth exception is when the property is held in the name of a brother or a sister, and the name of brother or a sister and the individual appear as a joint owner in a document, and the consideration for such has been provided or paid out of the known source of इंडिविजुअल. तो हो सकता है मेरी सिस्टर है, मैंने उसके नाम पर प्रॉपर्टी ली हो, हम लोग जॉइंट ओनर्स है, जबकि पैसे मैंने दिए बट उस प्रॉपर्टी पर मेरा भी नाम है और मेरी सिस्टर का भी. तो अगेन दिस इज नॉट अ बेनामी ट्रांजैक्शन. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? यहां तक आई होप आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है, पूरा तरह से आपको समझ में आ गया है. तो अगर अब हम सिंप्लीफाई कर दें कि व्हाट इज अ बेनामी ट्रांजैक्शन, तो आपको यहां पर देखिए पूरे चार्ट के माध्यम से सारी चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूं. सो बेनामी ट्रांजैक्शन अदर केसेस में क्या हो सकता है? एक, देयर इज अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी जहां पे नाम ही फिक्टिशियस है. लो बोलो. सो आपने सिर्फ और सिर्फ बुक में फालतू में किसी भी कुछ भी नाम, जैसे यहां पर एग्जांपल देखते हैं मिर्ची सेठ, इसके नाम पर आपने प्रॉपर्टी खड़ी कर दी जबकि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं. Second, where the owner of the property is not aware or denies knowledge of such ownership. Yes, हो जाता है बहुत बार. अगर आपने देखा होगा, अचानक से आप न्यूज़पेपर्स में बहुत बार हेडिंग देखते होंगे कि एक बहुत गरीब इंसान है, एक बहुत गरीब इंसान है, रोज का रोज मेहनत करता है, डेली वेज अर्नर है, इज अ लेबरर, और अचानक से उसके अकाउंट में 100 करोड़ डिपॉजिट हो जाता है. यस, वो खुद शॉक हो जाता है, उसको खुद को मालूम नहीं है कि बाप रे ये कहां से आया, मुझे नहीं मालूम. वो कहता है मैं तो रोज 100-200 रुपए कमाने वाला वर्कर हूं, मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में अचानक से 100 करोड़ कहां से आ गए. सो हो सकता है द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर और ही डिनाइज द नॉलेज ऑफ सच ओनरशिप. एंड ऑब्वियसली यहां पर सेम यहां पर लिखा हुआ है द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर और डिनाइज नॉलेज ऑफ सच ओनरशिप. इट्स अ रिपीट पॉइंट, बट आपको यहां पर समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि बेनामी ट्रांजैक्शंस में ऐसी सारी अरेंजमेंट या ट्रांजैक्शंस हो सकता है जो ये सेक्शन या जो पर्टिकुलर एक्ट है इस सेक्शन को अट्रैक्ट करेगा. राइट? श्योर अबाउट दिस? पक्का? नाउ पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आप यहां पर देखेंगे ट्रांजैक्शन, तो रूल कहता है ये ट्रांजैक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ये बेनामी ट्रांजैक्शन है. सो बेनामी ट्रांजैक्शन शैल नॉट इंक्लूड एनी ट्रांजैक्शन which allowing the possession of any property to be taken or retained in part performance of contract if the consideration was given, yes, and the possession was given. तो एक तरफ से कंसिडरेशन दिया गया है, दूसरी तरफ से पोजेशन दिया गया है. सेकंड, उस ट्रांजैक्शन पर स्टैम्प ड्यूटी भी पे की गई है. और थर्ड, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को रजिस्टर भी कर दिया गया है. अगर ऑब्वियसली ये सारी चीजें हुई है तो फिर दिस इज नॉट अ बेनामी ट्रांजैक्शन. ये बहुत बार ऐसा होता है, आप जब कोई बहुत बड़े बिल्डर के पास जाओगे और उससे प्रॉपर्टी खरीदोगे तो वो बिल्डर ओनर होगा लेकिन वो खुद नहीं आएगा माय फ्रेंड्स. वो उसने किसी अपने एम्प्लॉय को या हेड मैनेजर को पावर ऑफ अटॉर्नी दी होगी. तो आप जब प्रॉपर्टी रजिस्टर करने जाओगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वो बहुत बड़ा जो बिल्डर है वो नहीं आएगा, जिसके नाम पर उसने पावर ऑफ अटॉर्नी करी है वो आएगा आपके साथ और वो बताएगा कि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू यू. और आप और वो मिलकर जो है एग्रीमेंट बनाएंगे, स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, आपका थंबप्रिंट लगेगा, फोटोज लिए जाएंगे और फिर रजिस्ट्री ऑफिस में आपकी प्रॉपर्टी परचेज का रजिस्ट्रेशन होगा. क्लियर है? तो कल जाकर ऐसा ना बोल दे कि अरे ये तो बेनामी हो गया, बिल्डर के नाम पर है लेकिन कोई और आ रहा है. सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस. इन पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शंस दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शंस. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो ऑब्वियसली इससे दो चीजें निकल जाती है, बेनामीदार और बेनिफिशियल ओनर. हालांकि हमें पता है लेकिन हम डेफिनेशन एक बार फिर देख लें. सो बेनामीदार मींस ऐसा पर्सन या फिक्टिशियस पर्सन जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, यस, या जो अपना नाम खुद से देता है कि मेरे नाम पे आप चाहिए तो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, बट प्रॉपर्टी के फायदे उसके नहीं है, प्रॉपर्टी उसकी नहीं है. प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी है बेनिफिशियल ओनर की. तो बेनिफिशियल ओनर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी आइडेंटिटी पता हो या नहीं पता और जो एक्चुअली उस प्रॉपर्टी का हकदार है लेकिन वो प्रॉपर्टी उसने बेनामीदार के नाम पे रखी है, बट उस प्रॉपर्टी के फायदे सारे बेनिफिशियल ओनर के हैं. श्योर अबाउट दिस? पक्का?
द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फेयर मार्केट वैल्यू। अब आप कहेंगे सर फेयर मार्केट वैल्यू क्यों चाहिए, आगे हम देखने वाले हैं कि हमें पेनल्टी लगेगी। यस, हमें पेनल्टी लगेगी, और जब पेनल्टी लगेगी तो उसमें कुछ रेशो है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी का, लेट अस से फॉर एग्जांपल 30% ऑफ फेयर मार्केट प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो तो देखना पड़ेगा ना। सो फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब है द प्राइस दैट द प्रॉपर्टी वुड ऑर्डिनरली फेच ऑन सेल इन द ओपन मार्केट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब नॉर्मली ऐसी सेम प्रॉपर्टी आपके आजू बाजू लोकेलिटी में एक अगर हम आर्म्स लेंथ प्राइस पर एक सेलर एक बायर को बेचता है तो क्या भाव आता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ फेयर मार्केट वैल्यू। और इफ यू कैन नॉट डिसाइड इट then rule says such other price as may be determined in accordance with as prescribed in the section। मतलब ऑब्वियसली आप वैल्यूएशन एक्सपर्ट को बुलाकर वगैरह भी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल कर डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है। The next definition is firm। So यहाँ पर firm is same as what the Indian Partnership Act says, but यहाँ पर याद रखना है the firm definition also includes LLP as defined in the LLP Act 2008। So यहाँ पर whenever the word firm is used, it is not only partnership firm but it is also limited liability partnership। Clear है everybody। Now for Benami Act, what is a partner? So a partner shall have the same meaning as what the Partnership Act says and shall include the partner of LLP which is registered under LLP, any person who being a minor has been admitted to the benefits of partnership। मतलब बेनामी ट्रांजैक्शंस के लिए even a minor will be considered, और यहाँ पर partner of LLP is also considered, partner of partnership firm is also considered। Clear है। What is partnership? So partnership again will have the same meaning what the Partnership Act states, and it will also include LLP formed and registered under LLP Act 2008। इसका मतलब यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि whenever a word firm is used, it considers your partnership firm as well as LLP, or whenever it's a partner word used, then it is not only the partner of partnership firm but also the partner of LLP, and the same goes with partnership as well। Now for this act, what is a person? So person मतलब individual, HUF, company, firm, AOP, BOI, local authority और an artificial judicial person। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ, हालांकि आई एम नॉट एन इनकम टैक्स एक्सपर्ट, बट इनकम टैक्स में जो हमारी पर्सन की डेफिनेशन है मोरलेस वही सब सारी चीजें यहाँ पर आती है। ट्रांसफर का मतलब यहां पर है सेल, परचेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजेशन और लीन। चारों चीजें आ जाएगी, राइट, टाइटल, पोजेशन और लीन। इन चारों ही चीजों का सेल या परचेस कभी किया हो तो हम मान लेंगे कि ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है। एंड द लास्ट डेफिनेशन विल बी द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब असेट ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। अब यहां पर ये कॉर्पोरियल का मतलब क्या होता है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी है। कॉर्पोरियल का मतलब है लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे पास वो लैंड जो है वो मेरे नाम पर है, आई हैव द ओनरशिप ऑफ लैंड। इनकॉर्पोरियल का मतलब है आई डोंट हैव द ओनरशिप ऑफ लैंड बट यू कैन से आई हैव द राइट ऑफ वे टू दैट लैंड। आर यू गेटिंग दिस? सो डायरेक्टली फिजिकली वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं होगी, लेकिन उस फिजिकल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई राइट्स अगर मेरे पास हैं तो हम बोलेंगे इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। और कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपके पास उस पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी की ओनरशिप है। क्लियर है। सो यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, एंड इट इंक्लूड्स एनी राइट, इंटरेस्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स which obviously give an evidence as if you have the title or interest in the property, and where that property is capable of conversion into some other form, then the property in the converted form will also be considered and also will include the proceeds from the प्रॉपर्टी। ये हमने पीछे भी देखा है कि यहाँ पर बेनामी ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ वही प्रॉपर्टी नहीं, बट उस प्रॉपर्टी को अगर आपने किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा या उस प्रॉपर्टी से अगर आपने कोई फंड्स का इनफ्लो हुआ होगा तो इवन दैट विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और उसके बाद तो आपको पता ही है अगर कल जाकर आप पकड़े जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी के साथ साथ उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी कमाए हुए पैसे हैं वो सारी चीजें जो है वो कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी। श्योर अबाउट दिस? पक्का
everybody. So under 30 minutes, we have checked the intro, features, objective, and various 12 definitions, which will form the base for part 2 video, where we will be seeing in depth how the process goes. जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है कि ओके यहाँ पर बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है, वो कैसे उसको चेस करेंगे, क्या प्रोसीजर होगी, वो सारी चीजें हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे. पार्ट 1 में बस इतना ही. आई होप आपको एक एक चीज समझ में आई. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. And that's it from my side. See you in part 2. Study well, and I would recommend कि आप part 1 अगर चाहें तो पॉज कर सारे डेफिनेशंस एक जगह पे लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए, so that आपको समझने में आसानी होगी. Sure about this. Thank you very much guys. Bye bye.